सबसे पहले तो ये जो चैप्टर हमारा है इलास्टिसिटी, इसमें मैं देख रहा था सिलेबस क्या क्या कटा है। तो जो बेसिकली जो हमारा बच गया सिलेबस वो ऑलमोस्ट सारा ही कटा हुआ है। तो जो हमारा इसमें तीन चीजें बच गई हैं इस चैप्टर में। सो जो पहली चीज हमारी बच गई है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। द फर्स्ट थिंग दैट इज लेफ्ट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। फिर दूसरी चीज जो मेरी बची है इस चैप्टर में दैट इज एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड मटेरियल। तीसरी चीज जो बची है उसको हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशो। ठीक है, और मैं अभी डिलीटेड सिलेबस देख रहा था, तुम्हारा ये एनर्जी स्टोर्ड और ये वाली चीज कट गया। तो हमारी जो ओनली चीज इस चैप्टर में बच गया दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आज का हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी छोटी सी हो, इसको हम जल्दी से खत्म कर देंगे, लेकिन जो हम टाइम स्पेंड करेंगे वो हमारी डीपीपी पे। ठीक है, आज के चैप्टर में हमें सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम अपनी डीपीपी कर लेते हैं। जो तुम्हारे 10 के 10 क्वेश्चंस हैं उसमें से जो तुम्हारे क्वेश्चंस गलत थे, विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है जी, 1, 7, 8, 9 एंड 10। तो मैं एक बार तुमको डीपीपी दिखा देता हूं, मैं खुद छोटा हो जाता हूं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो कशिश फर्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी क्या होती है? इसमें तुम्हारी छोटी सी गलती थी। इलास्टिसिटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाता है। कब वापस आता है अपनी ओरिजिनल शेप पे? जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया जाए, है ना। अगर मैंने इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रखी है इस मार्कर पे, तो इस टाइम पे ये स्ट्रेच्ड ही रहेगा, लेकिन जैसे मैंने फोर्स हटा दी, स्प्रिंग को हम खींच देते हैं, वो लंबा हो जाता है। जैसे मैं फोर्स हटा देता हूं वो वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता है। तो ये है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब कोई मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है जब हम उससे फोर्स हटा देते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है कशिश, इज दिस ओके? यस सर। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं अभी, बेसिकली ना ये सारी क्वेश्चन, सबसे पहले तो तुम्हें मैं बता दूं ये 7th 8th 9th 10th तुम्हारे सारे क्वेश्चंस गलत है। ठीक है, 4 के 4 क्वेश्चंस गलत हैं। तो ये तो होगी बुरी खबर, लेकिन अच्छी न्यूज पता क्या है? ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे 95% सही हैं। ठीक है, 95% तुम्हारे क्वेश्चंस ये सही है। बिल्कुल एंड पे आके आंसर निकालने में तुम्हारी गलती हो रही है, लेकिन गलती तो गलती है भाई। आईआईटी वाले तुम्हारा ये तो देखेंगे नहीं तुमने मेहनत कितनी की है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आईआईटी में तो वो तुम्हें गोला भरना होगा ना 4 में से, अगर गलत गोला भर दिया तो मतलब तुम्हारे नंबर नहीं मिलेंगे। मान लो तुमने सही आंसर भी निकाल लिया, तुमने आंसर निकाल लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तुमने आंसर भी सही निकाल लिया और ये ए पे, और तुमने बी मार्क कर दिया, मतलब तुमने सही आंसर भी निकाल लिया, फिर भी तुम्हारे नंबर घट जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आईआईटी नीट एम्स वगैरह, ये लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देखेंगे, हमें देखना है कि एंड में मेरा आंसर निकल के आ रहा है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द गुड न्यूज इज कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है, तुम्हें सॉल्व भी करना आ रहा है, लेकिन एंड में ना वो बस 5-10% की प्रॉब्लम आ रही है कि असली में आंसर निकालना कैसे। ठीक है, तो हम ये चारों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 7, 8, 9, 10, और पूरा का पूरा क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा एंड तक, आंसर निकालने तक। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। आई होप तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा। You have to find the elongation in a steel bar जिसकी लेंथ है 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है तुम्हें, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या दे रखा है कि उस पर एक फोर्स लगाई 1.5 × 10⁻⁴ न्यूटन की। ओके, तो हमारा एक ही फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस हमें दे रखा है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा बड़ा देख रहा हूं क्योंकि मैं छोटा हूं। ठीक है, तो मेरे को बता देना अगर विजिबल ना हुआ। ठीक है, मैं चेंज कर दूंगा। सो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल इंटू एल। कशिश ये विजिबल है जो मैं लिख रहा हूं? यस सर। सो यंग्स मॉडुलस इज 2 × 10⁻11 इज इक्वल टू, फोर्स कितनी दे रखी है मेरे को? 1.5 × 10⁻⁴ अपॉन एरिया कितना दे रखा है? 1.5
इंटू 10 रेज टू द पावर, अच्छा एरिया इज 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, ठीक है जी। और इलोंगेशन हमें निकालनी है डेल्टा एल, यहां पे मैं लिख दूंगा इलोंगेशन, यहां पे ओरिजिनल लेंथ उसकी 1 मीटर, ठीक है जी। हमें निकालनी है इलोंगेशन, चलो जी मेरी फिगर्स पूरी होगी, अब मैं अपने आप को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। हमें निकालनी है इलोंगेशन, तो ये जो डेल्टा एल है मैं इसको इधर लिख लूं, डेल्टा एल मैं यहां से हटा रहा हूं, इधर लिख रहा हूं क्योंकि हमें निकालना डेल्टा एल मल्टीप्लाई बाय। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं धीरे धीरे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं मैं इसको, दिस इज डेल्टा एल। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं धीरे धीरे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1.5 और 1.5 सीधा सीधा कट रहा है, फिर 10 रेज टू द पावर 4, नीचे 10 रेज टू द पावर -4, ये ऊपर जाके टोटल बन जाएगा 10 रेज टू द पावर 8, ठीक है। यहां पे 10 रेज टू द पावर 11, यहां पे 10 रेज टू द पावर 8, तो मैं इसको काट के इसको लिख सकता हूं 10 रेज टू द पावर 3। तो जो अल्टीमेटली डेल्टा एल निकल के आ गया दैट इज 1/2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1/2000, 1/2000। अब इसको अगर तुम्हें सेंटीमीटर में, अब ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होगी लेंथ की, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसको अगर तुम्हें सेंटीमीटर में निकालना है तो तुम क्या करोगे, इसमें से 10 रेज टू द पावर -2 हटा दोगे। अगर मेरे को इसको मिलीमीटर में निकालना है, अब देखो मेरा ना यहां तक आंसर आ गया, दिस इज 1/2000 मीटर। अब मान लो मेरे को जो 4 ऑप्शंस दे रखी है पेपर में, अब हम देख रहे हैं आंसर कैसे निकालना। ये हो गया 95% क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहां तक, लेकिन 95% क्वेश्चन सॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को नंबर मिल जाएंगे, अब मेरे को आंसर निकालना है कशिश, ठीक है। तो अब अगर मेरे ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस में जो मेरी यूनिट्स हैं वो ऐसी दे रखी हैं, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहां से कितनी जीरोस हटा दूंगा, 2 जीरोस मैं यहां से क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने ये 2 जीरोस हटा दी, इसका मतलब क्या है, ये इंटू 10 रेज टू द पावर -2, इसका मतलब दिस बिकम्स 1/20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर, है ना। 0.05 सेंटीमीटर आ गया मेरा करेक्ट आंसर, 0.05 सेंटीमीटर, ऐसी कोई ऑप्शन होगी इनमें से, है ना। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन मान लो मेरी जो ऑप्शंस दी गई थी वो ऑप्शन मेरे को दे रखी थी इन्होंने मिलीमीटर में, 0.05 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, 0.25 मिलीमीटर, 0.125 मिलीमीटर। अब ये चारों ऑप्शंस मिलीमीटर में है। अब अगर मेरी चारों ऑप्शंस मिलीमीटर में है तो मेरे को यहां पे कुछ और करना पड़ेगा, 1/2000, तो मेरा आंसर आ गया था 1/2000 मीटर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 3 जीरोस थी, 3 जीरो को काट के लिख दिया, 10 रेज टू द पावर -3, 10 रेज टू द पावर -3 मीटर का मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2 मिलीमीटर। मिली मतलब मिली होता है 1/1000, दिस इज 1/2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। तो तुम्हारा आंसर आ गया बी पार्ट। इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। इज इट ओके काशिश? यस। चलो जी, हम कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी तुम्हारा गलत था, तो एक बार नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा सही था। ओके, तो विल नॉट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। सही था ना तुम्हारा, इसमें कोई डाउट तो नहीं था? क्वेश्चन 7 भी सही था। नहीं, 7 गलत है काशिश तुम्हारा। तो मेरा आंसर 0.05 ही आया था। रियली यस। रियली एक क्वेश्चन था तुम्हारा जिसमें तुमने ना ये कन्वर्जन में पंगा किया था कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने में तुमने गलती की थी। रुको, 8 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 राइट, या ठीक है, चलो 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर
8 में तुम्हारा आंसर आ गया था, हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हें बताता, मेरे को याद आ गया। 8 में तुम्हारा आंसर आ गया था 4/3 इंटू 10⁻⁴ है ना? यस सर। 8 में हमें निकालना क्या था? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तुम्हारा आंसर आ गया था 8th वाले आंसर क्वेश्चन में 4/दिस मीटर स्क्वायर। हाँ जी, ये तुम्हारा आंसर आ गया। कशिश मेरे को बताना ये सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? ये मीटर स्क्वायर में दे रखा है मेरे को जो ऑप्शंस है, जो मेरी 4 ऑप्शंस है, वो चारों ऑप्शंस दे रखी हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर वाले आंसर को मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे बदल दूं? सर इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴। यस, वेरी गुड। क्योंकि 1 मीटर कितना होता है मेरे को पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 4 कट गई है, ये 4 कट गए, ये आ गया 4/3 इज इक्वल टू 1.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो तुमने अभी काम किया वो हमें करना है। अगर मैं बोल देता कि भाई मेरी चारों ऑप्शंस मिलीमीटर स्क्वायर में है, फिर क्या करते हम? ऑप्शंस दे रखी होती मेरे को मिलीमीटर स्क्वायर में। अब बताओ। सर 13.33 समथिंग आ रहा था। 13.33 समथिंग। लेकिन हम एक बार अप्रोच देख लेते हैं कि मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर मैं कैसे निकालूंगा। कितना आ गया था मेरा? एसआई यूनिट में मेरा आ गया था इतना आंसर, मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद मैंने कैलकुलेशन करके इतना आंसर निकाल लिया। फिर मैंने ऑप्शंस देखी, भाई ऑप्शंस में सब कुछ दे रखा था mm स्क्वायर, mm स्क्वायर, mm स्क्वायर। तो मैंने देखा कि 1 मीटर कितना होता है? 1000 मिलीमीटर। तो फिर मैंने देखा कि 1 मिलीमीटर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1000 इंटू 1000, दैट इज 10⁻⁶ मिलीमीटर का स्क्वायर। तो मैंने यहां पे कर दिया 10⁻⁶ और इसको मैंने बना दिया मिलीमीटर का स्क्वायर। इसमें से 4 जीरोस कट जाएंगे और यहां पे आ जाएगा 100। तो ये मेरा आ गया 4/3 इंटू 100, which gives me 1.333 into 100 is equal to 13.33 मिलीमीटर स्क्वायर। यस कशिश, ठीक है ना? समझ आ गया बिल्कुल? यस सर। चलो जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। पूरा पूरा हम सॉल्व करेंगे। जो भी तुमने आंसर निकाल रखे है अभी एक बार खोल लो उसको, देखते हैं उसमें अगर कुछ गलती वलती है तो। ये 2 वायर्स दे रखी है, एक स्टील की है और एक कॉपर की है। स्टील की वायर है 2 मीटर लंबी, कॉपर की वायर है 1 मीटर लंबी। दोनों को बांध रखा है आपस में। तो बांध रखे है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम ही होगा दोनों का। वो दे रखे है हमको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। फिर हमें पूछा है कि स्टील का तुम्हें यंग मॉडुलस दे रखा है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे मैंने गलत लिख दिया, न्यूटन बाय मीटर नहीं है, दैट इज न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर कॉपर का हमें यंग्स मॉडुलस दे रखा है और मासेस बता रखे हैं। पहले 6 किलो का मास बांध रखा है, फिर 2 किलो का मास बांध रखे हैं। मैं एक बार थोड़ा सा रेप्लिकेट कर रहा हूं पूरी की पूरी प्रॉब्लम को। यहाँ पे एक सीलिंग है, सीलिंग से सबसे पहले हमने 2 मीटर की एक तार बांध दिया ऐसे, और यहां पे हमने मास लटका दिया है 6 किलो का। फिर इसी के नीचे 1 मीटर की, दिस इज 1 मीटर, 1 मीटर की हमने तार बांध दी है। यहां पे मैंने मास लटका दिया 2 किलो का। इसका मेरे को यंग्स मॉडुलस दे रखा है ये वाली वायर का, ये स्टील की वायर है। इसका यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस वाली वायर का मेरे को यंग्स मॉडुलस दे रखा है,
ये कॉपर की वायर है, ठीक है। इसका मेरे को यंग्स मॉडुलस दे रखे 10⁻11 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। और ये जो पूरी की पूरी वायर है, इसका एरिया हमें दे रखे है, एरिया इज हाउ मच 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे को बोला गया कि भाई जब ये मैंने सिस्टम को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे भारी भारी हमने मास लटका रखे हैं 2 किलो का 6 किलो का, तो ये खिंच जाएगी थोड़ी सी वायर। तो क्वेश्चन है कि जब ये वायर खिंचेगी तो जो पूरी की पूरी कंपोजिट वायर है, कंपोजिट वायर मतलब पूरी वायर जो पूरी लेंथ है वायर की, उसमें कितनी ज्यादा इलॉन्गेशन आ जाएगी। क्या क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कशिश? है ना? यस सर। चलो जी, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं ये क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी जेई में 2015 में। तो अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो भी गया तो ज्यादा टेंशन मत लो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अब हमें लग रहा है यार इसमें डिफिकल्टी क्या है। यहाँ पे हमें पता है फोर्स कितनी लग रही है, यहाँ पता है फोर्स कितनी लग रही है, एरिया दे रखा है, इलॉन्गेशन निकाल लेंगे हम, ओरिजिनल लेंथ सब कुछ ही दे रखा है मतलब फॉर्मूले के हिसाब से। तो आईआईटी जेई वाली कोई बात तो बनी नहीं, और तुमने निकाल भी दिया नॉर्मल फॉर्मूला लगा के, और वो बिल्कुल तुम्हारा आंसर गलत है। अब मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारा आंसर क्यों गलत है। सबसे पहले एक सिंपल केस लेते हैं। यहाँ पे तो 2 मास लटका रखे हैं, ये नीचे वाले मास को भूल जाता हूं, मैं सिर्फ ऊपर वाली कहानी की बात करता हूं। यहाँ पे ऊपर सीलिंग थी, ये एक वायर लटका रखी थी हमने 2 मीटर की, ये ऊपर वाली इसकी बात कर रहा हूं, 2 मीटर की वायर है ये। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे मास कितना बांध रखा था हमने 6 किलो का, 6 kg का मास। ये स्टील की वायर है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील हमें दे रखा है YS इज इक्वल टू 2 × 10⁻11 बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, ये 6 किलो का मास यहां पे, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन टू बी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने क्वेश्चन छोटा कर दिया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में 2 कंपोजिट वायर्स थी, इसमें ये एक ही वायर है। इस एक वायर की इलॉन्गेशन निकाल सकते हो कशिश? कैसे निकालेंगे हम इलॉन्गेशन, करवाना थोड़ा सा। सर मॉडुलस यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 60 अपॉन एरिया 2 × 10⁻⁻4 इज इक्वल टू डेल्टा इंटू ओरिजिनल लेंथ इज 2। यंग्स मॉडुलस मेरे को दे रखा है 2 × 10⁻11। ठीक है जी, सब कुछ सारी वैल्यूज है मेरे पास, खाली डेल्टा एल नहीं है, तो डेल्टा एल मैं निकाल लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे मैं एक चीज पे तुम्हें क्वेश्चन उठाना चाहता हूं, ये 2 भी मेरे को समझ में आ गया, ये नीचे वाला एरिया भी समझ में आ रहा है, यंग्स मॉडुलस भी समझ में आ रहा है। मेरे को कशिश ये बता दो 60 कहां से आई, ये 60 चीज क्या है? $60 कहां से आ गया? सर फोर्स नहीं दी हुई थी सर, नीचे 60 न्यूटन लग रही। अच्छा, फोर्स नहीं दी हुई थी तो तुमने निकाली नीचे 60 न्यूटन। ठीक है जी, तो यहां पे नीचे F फोर्स लगेगी, F। तो ये वाली फोर्स की बात कर रहे हो तुम, है ना? ये 60 न्यूटन है, इसी की बात कर रहे हो ना? यस। गलत कशिश। डेफिनेशन बता दो एक बार स्ट्रेस की दोबारा से। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज ऑलवेज द रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, इट इज नेवर द एक्सटर्नल फोर्स। ये काम आईआईटी वाले करते हैं ऐसा काम, जब वो बहुत तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर घुस जाते हैं। योर स्ट्रेस इज ऑलवेज रीस्टोरिंग फोर्स, जो फोर्स रीस्टोर करेगी इसकी लेंथ को वापस, ओरिजिनल लेंथ को वापस। तो रीस्टोर करने वाली फोर्स कौन सी लगेगी? ऊपर यहां पे एक फोर्स लगेगी टेंशन की, जो टेंशन की रीस्टोरिंग फोर्स होगी, सिग्मा में हम बोलेंगे ये गलत है, ये रीस्टोरिंग फोर्स हमें लेनी है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यहाँ पे सिग्मा शुड बी इक्वल टू टेंशन अपॉन एरिया, है ना? पहली क्लास में हमने बात की थी ना,
स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, है ना? ठीक है कशिश? तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स ले लूंगा तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा। अभी यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही तार है, तो जो मेरी नीचे फोर्स लग रही है वही फोर्स ऊपर लग रही है। लेकिन आईआईटी वाले लोग क्या करते हैं, तुम्हें क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं। अब इसमें तुम्हारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी काम आएंगे। यहां पे टेंशन अलग होगी, यहां पे टेंशन अलग होगी, दो अलग अलग वायर्स हैं, दोनों अलग अलग वायर्स में अलग अलग टेंशन निकल के आएगी, और उस टेंशन के हिसाब से तुम एलोंगेशन निकालोगे इस वायर की और तुम एलोंगेशन निकालोगे दूसरी वायर की। ठीक है कशिश? फील आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करके बता दो मेरे को बता दो कि अभी तो तुमने जो फोर्स की वैल्यू ली है, तुमने इसके लिए, इस वायर के लिए तुमने फोर्स की वैल्यू ले ली 20, इस वायर के लिए तुमने फोर्स की वैल्यू ले ली 60। यहां पे गलती है, ये फोर्स की वैल्यू ये नहीं आएगी क्योंकि ये तो है एक्सटर्नल फोर्स। हमें लेनी है कि टेंशन कितनी लग रही है, कौन सी वाली फोर्स रिस्टोर कर रही है। तो दोनों वायर्स में मेरे को पहले टेंशन निकाल के बता दो, टेंशन कितनी कितनी एक्ट करेगी, फिर हम आंसर निकालें। जब किसी भी वायर की टेंशन निकल ही बता देना मेरे को। सर फर्स्ट की 60 माइनस 6 इज इक्वल टू 60 माइनस 6a, ए नहीं आएगा कशिश। देखो इक्विलिब्रियम है ये पूरा सिस्टम, कोई इधर उधर भाग नहीं रहा, एक्सेलरेशन 0 है सबकी। एलोंगेट हो गया, ठीक है, एलोंगेट होके बस खड़ा है अपना वहां पे, कुछ कर नहीं रहा ना वो, है ना? एक्सेलरेशन तो तुम तब लेके आओगे ना जब वो इधर उधर भागेगा थोड़ा सा। तो ये वाला सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में, मतलब इस पे भी नेट फोर्स एक्टिंग इज 0, इस पे भी नेट फोर्स एक्टिंग इज 0। तो पहले नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे वाले पे नेट फोर्स एक्टिंग इज 0, इस पे नीचे कितनी फोर्स लग रही है 20 न्यूटन। तो ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, क्योंकि नेट 0 है तो ऊपर टेंशन विल आल्सो बी 20 न्यूटन। ठीक है, फिर यहां पे अगर 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है तो यहां से नीचे भी टेंशन फोर्स लग रही होगी 20 न्यूटन, T इज इक्वल टू 20 न्यूटन, बिकॉज इट इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। यहां पे 20 न्यूटन नीचे एक्ट कर रहा है और इसका खुद का वेट भी है 6 kg, तो 60 न्यूटन इसके वेट की वजह से, तो ऊपर जो टोटल टेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी 60 प्लस 20, दैट इज 80 न्यूटन। समझ में आया? यस। ठीक है जी, तो ये गलती थी यहाँ पे, ये क्वेश्चन 70% लोगों का गलत था और सबने सेम गलती की थी कि इसके लिए भी तुमने फोर्स ले ली होगी 60 न्यूटन, तो इसके लिए जो हम फोर्स लेंगे वो होगी 80 न्यूटन। वो कैसे निकाली हमने? इसके लिए पहले टेंशन निकाल ली, कितनी आ जाएगी, नीचे 20 लग रहा है तो ऊपर भी लगेगा 20, यहाँ पे ऊपर 20 लग रहा है तो मतलब इस वाली फोर्स पे भी यहाँ पे नीचे 20 लगेगा, तो 20 प्लस 60 उसका मास, तो 60 प्लस 20 टोटल बन गया 80। तो यहां पे हमें फोर्स लेनी है 80 न्यूटन। ठीक है जी, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये बहुत ही आसान सा पड़ गया। तुम्हें निकालना क्या था, कंपोजिट वायर में कितना चेंज होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू पहली वायर का चेंज प्लस दूसरी वायर का चेंज। ठीक है, एक एक करके निकाल लेते हैं दोनों वायर्स में चेंज क्या। पहली ऊपर वाली वायर ले लेता हूं मैं, इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 × 10⁻11 इज इक्वल टू, फोर्स कितनी लू मैं यहां पे 80 न्यूटन, डिवाइडेड बाय एरिया कितना लू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 2 × 10⁻⁻4 इनटू डेल्टा L1 इंटू 2 मीटर। ओके, नाउ अभी ना एक काम करते हैं, इसको ना मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं दूसरे वाले का भी डेल्टा एल निकाल लेता हूं, फिर कुछ टर्म्स हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो मेरा डेल्टा L1 है इसको मैं उधर ऊपर उठा के लेके जा रहा हूं, ये 2 × 10⁻11 को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, 2 × 10⁻11 को मैं नीचे ले आया, डेल्टा L1 को मैं
ऊपर ले गया। क्या ये सही है कशिश? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो। ठीक है जी। अब दूसरे वाले का डेल्टा L2 निकालते हैं। अब तुम सीधे ही निकाल लोगे डेल्टा L2। डेल्टा L2 निकालने के लिए फोर्स कितनी लग रही है इस वाली वायर पे? 20 न्यूटन। और इसका एरिया कितने? 2 इंटू 10⁻⁻⁻⁴। और यहां पे क्या है? ये 2 क्या है? इसकी लेंथ। इस वाले की लेंथ कितनी है? 1। एंड यंग्स मॉडुलस इज 10⁻11। मैं तेज तो नहीं जा रहा? बता दो मेरे को। नो सर। ठीक है जी। तो ये वाला L2 समझ में आ गया। ठीक है, इस वाली वैल्यूज ऊपर वाले से हमने वैल्यूज देख के नीचे वाले पे कॉपी कर दी, बस चेंज कर दी। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करना है। तुम थोड़ा सा सोच के देखो, अगर मैं ये 2 और 2 काट दूं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, है ना? ये मैंने 2 को काट दिया आपस में, तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। यस सर। तो अब मैं अगर डिनोमिनेटर को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में मेरे पास टर्म बच जाएगी 80 + 20 विच इज इक्वल टू 100। यस, तो जो मेरा आंसर आ जाएगा दैट विल बी 100, दैट इज 80 + 20 दैट इज 100 अपॉन ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर। तो जो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी 100 अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल टू 2⁻⁷। ठीक है, -4 और 11 को मैंने 7 लिख दिया। और ये 2 जीरोस भी मैं यहां से काट देता हूं, तो ये मेरा बन जाएगा 2⁻10⁵। तो मेरी नेट इलोंगेशन आ गई 1/2 इंटू 10⁵। लेकिन ये मेरी इलोंगेशन आई है मीटर में। दिस इलोंगेशन इज इन मीटर। अब इसको हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर में, वो सारी चीजें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है कशिश? यस, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? नो। चलो जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था IIT JEE एडवांस्ड में 2013। ये जो 2R है ना, ये 2R उसका रेडियस है, डायमीटर नहीं है। तुमने अपने आंसर में उसको डायमीटर ले लिया। ये 2R उसका रेडियस है, ये छोटा सा r उसका रेडियस है। When stretched by a force F on both ends, find the ratio of elongation of the smaller wire to the ratio of elongation of the larger wire। एक बार ट्राई करना किश। ठीक है, मैं बना रहा हूं इसको बोर्ड पे। दिस इज 2R। इसके साथ हमने एक छोटी वायर लगा दी। दिस इज 2L, दिस इज L। इसका रेडियस है R। ओके, ये देखो मैंने बोर्ड पे बनाया, 2 वायर्स हैं, एक की लेंथ है 2L, दूसरे की लेंथ है L। इसका रेडियस है 2R, उसका रेडियस है R। हमें क्वेश्चन में बता रखे कि भाई हमने दोनों तरफ से खींच दिया उसको F फोर्स के साथ। F फोर्स के साथ जब दोनों एंड से खींच दिया तो बताओ एलोंगेशन जो होगी छोटी वायर में और जो बड़ी वायर में एलोंगेशन होगी, दोनों की रेशो क्या होगी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो इलोंगेशन का पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इलोंगेशन, अब दोनों ये सेम मटेरियल की वायर है, मतलब यंग्स मॉडुलस भी दोनों का सेम है। ठीक है,
तो फॉर्मूला क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल इंटू ओरिजिनल लेंथ। अब मेरे को डेल्टा एल की रेशो निकालनी है इलोंगेशन की लेंथ, तो यहां पे मैं डेल्टा एल को लिख सकता हूं, डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। ये डेल्टा एल का फॉर्मूला निकल के आ गया मेरे पास। ठीक है कशिश, सही है। यस। अब हमें निकालनी है रेशो, डेल्टा एल की रेशो निकालनी है। छोटे वाले वायर का डेल्टा एल, यहां पे मैं लिख रहा हूं डेल्टा एल, यहां पे सी लिख रहा हूं, छोटे वाली वायर, ठीक है। दूसरा है डेल्टा एल, ये बड़े वाली वायर जहां पे मैं लिख रहा हूं बी। इनकी मेरे को रेशो निकालनी है, छोटी वायर की डेल्टा एल और बड़ी वायर की डेल्टा एल की रेशो। ये डेल्टा एल किस चीज पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है। फोर्स तो जो इस पे लग रही है वही इस पे लग रही है, फोर्स तो आपस में कट जाएगी, है ना। तो फोर्स वाली चीज तो मैं ना लिखूं, क्योंकि जो फोर्स मैं यहां पे लिखूंगा वही नीचे वाले फॉर्मूले में आ जाएगी। फोर्स फोर्स तो कट जाएगा, दोनों की फोर्स सेम है। सिमिलरली दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम है। तो बेसिकली हमें जो चीज कंसिडर करनी है वो हमें कंसिडर करनी है लेंथ और एरिया। तो यहां पे मैं लिखूंगा इसकी लेंथ दैट इज एल अपॉन इसका एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। और नीचे हम लिखेंगे अपॉन इसका डेल्टा एल, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, लेंथ और एरिया। इसकी लेंथ दैट इज 2l डिवाइडेड बाय इसका एरिया पाई इंटू 2r का स्क्वायर, पाई इंटू 2r का स्क्वायर। ओके। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे ऊपर पाई इंटू 2r का स्क्वायर, यहां पे नीचे आ जाएगा 2l। यहां से पाई पाई कट जाएगा, एल एल कट जाएगा, 2r का होल स्क्वायर इज 4r स्क्वायर, नीचे r स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर कट गया, दिस गिव्स मी 2:1। Okay, so this was asked in IIT JEE 2013 advanced. ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था नहीं वैसे, बट इट्स जस्ट ओके, यू नो, नॉर्मल था, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, बट कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा इसमें। ठीक है कशिश, समझ आ गई? यस सर। चलो जी यार, अब तुम सोचोगे कि हम ये बार बार क्या यंग्स मॉडुलस इलोंगेशन वगैरह निकाल रहे हैं, कि इसका फायदा कहाँ है, कि मतलब इसको हम इस्तेमाल ही कहाँ करते हैं। यू नो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बस पढ़ते रहते हैं, हमें फील आता नहीं है कि हम इस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने जो भी चीजें पढ़ी आज तक, जैसे रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे हम, उसमें मैंने बात की कि कोई चीज जब गोल घूम रही होती है तो उस पर mv² बार की तरफ लगता है, अंदर उसका वेट लग रहा होता है। ये सारी चीजें काम आती हैं, ये सारे फॉर्मूलाज काम आते हैं जब तुम रोड्स बनाते हो। जैसे तुम वो बना रहे हो, कोई पुल बना रहे हो, ठीक है, तो ब्रिज के ऊपर अगर मोड़ है तो तुम्हें देखना पड़ेगा वो मोड़ का एंगल कितना होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका एंगल बहुत ज्यादा होगा और स्पीड से जा रही है कोई गाड़ी, तो mv²/r उसका बढ़ जाएगा और वो जो कार है वो उलट जाएगी। तुमने देखा होगा हाईवेज पे कई बार ना कार उलट के नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसका mv²/r बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी हमारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पे काम आ रही है। और ये जो चीज है यंग्स मॉडुलस वाली, कि हर मटेरियल का, इस मटेरियल का एक यंग्स मॉडुलस होगा, फिर उस यंग्स मॉडुलस के हिसाब से हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये वाली चीज काम कहां पे आती है, तो बहुत सारी जगहों पे ये चीज काम आती है, बहुत सारी मशीन्स बनाने में ये चीज काम आती है। लेकिन एक सबसे क्लासिकल एग्जांपल जहां पे ये काम आती है वो होती है तुम्हारी लिफ्ट। लिफ्ट में तुम जाओ, वहां पे नॉर्मली लिखा होता है कि भाई ये लिफ्ट ये वाली कंपनी ने बनाई है, बढ़िया। फिर वो उस लिफ्ट के नीचे लिखा होता है मैक्सिमम कैपेसिटी 6 पर्सन्स।
छोटी लिफ्ट में कभी कभी ये लिखा होता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी 2 पर्सन्स, फिर जो बड़ी कॉर्पोरेट्स में लिफ्ट लगी होती है वहां पे लिखा होता है मैक्सिमम कैपेसिटी 15 पर्सन्स। ठीक है, तो ये होती है आम लिफ्ट, इंसानों को ऊपर लेके जाने वाली लिफ्ट। एक होती है लिफ्ट जहां पे कभी कभी लिखा होता है तुम्हारा कि कभी कभी लिखा जो कि सामान को लेके जाती है, जैसे तुम्हारी कोई बड़ी सी किचन है, ओके, घर वाली किचन नहीं, मान लो बहुत बड़ी किचन है, ऐसे लाखों लोगों के लिए खाना बन रहा है और वो खाना बन रहा है फर्स्ट फ्लोर पे और तुम्हें नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सर्व करना है। तो वो जो पूरा का पूरा खाना आएगा, जैसे ठीक है, जैसे 3-4 हजार किलो का खाना है, वो तुमने ऐसे बाल्टियों में भर के रख दिया, फिर उसको नीचे लाने के लिए वो लगेज की अलग 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 लिफ्ट होती है। तो ये सारी लिफ्ट्स अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इनको जो पकड़ने वाली ऊपर तार है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कंसिडर करते हुए तुम वहां पे लिखते हो कि भाई कितनी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। जो लिफ्ट को ऊपर किसी तार ने पकड़ रखा है उसका कुछ एरिया होगा, है ना। मान लो जो हमारी लिफ्ट को जिस तार ने पकड़ रखा है उसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से जो हमारी तार है जिसके साथ हम एक लिफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम चेक करेंगे कि हमारी वाली लिफ्ट में हम कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी लिफ्ट में हम कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। हमारी लिफ्ट का जो एरिया है, जो तार का जो एरिया है, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो हमने मटेरियल यूज किया, वो मटेरियल यूज किया उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस तुम लगा लो कुछ भी 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, यह उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, और जो हमारी लिफ्ट है, लिफ्ट का खुद का मास है, मास इज इक्वल टू 100 केजी। लिफ्ट का खुद का मास है 100 केजी। ठीक है, अब ये मास है 100 केजी, तो इसका वेट कितना होगा? 1000 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारी लिफ्ट बन गई, ये हमारी तार बन गई जिसके साथ हम एक लिफ्ट को बनाएंगे। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जब तुम ये लिफ्ट बनाओगे तो वहां पे पोस्टर में क्या लगाओगे कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दिस लिफ्ट। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक बंदे का जो वेट है, ओके, 1 पर्सन weighs 100 kg. Okay, this is actually 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो एक बंदा 100 किलो का है, एक बंदा 100 किलो का है, तो ये जो हम लिफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस लिफ्ट में तुम क्या लगाओगे वहां पे साइन बोर्ड में कि भाई इस लिफ्ट में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग आ सकते हैं। ये हमारा क्या दे रखा है हमको? ब्रेकिंग स्ट्रेस। दिस इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस कि भाई इतना स्ट्रेस अगर तुमने क्रिएट कर दिया, इतना स्ट्रेस अगर तुमने क्रिएट कर दिया, दिस इज न्यूटन पर मीटर में आइए। ठीक है, इसके यूनिट्स है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इतना स्ट्रेस तुमने क्रिएट कर दिया या फिर इससे ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर दिया तो तुम्हारी लिफ्ट टूट जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि इतना स्ट्रेस क्रिएट हो। ठीक है, एरिया हमें दे रखा है, तो हम देखते हैं कि हम अपनी लिफ्ट में क्या पोस्टर लगाएंगे कि वहां पे कितने लोग आ सकते हैं। तो मैं अपना फॉर्मूला लगाता हूं, यहां पे मेरे को पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस मेरे को दे रखा है हाउ मच? 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया कितना? 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। ठीक है, पहले फोर्स निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम फोर्स कितनी बेयर कर पाएगी अपनी लिफ्ट, उसके बाद देखेंगे कि कितने बंदे आएंगे उसमें। पहले फोर्स निकाल लेते हैं। तो यहां से तुम्हारी फोर्स निकल के आ जाएगी F इज इक्वल टू, ये 0.5 को जब तुम 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर, यहां पे 8 है, इंटू -2 इज इक्वल टू 6। इतनी आ गई मेरी फोर्स। तो जो मैक्सिमम फोर्स मेरी लिफ्ट बेयर कर सकती है दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है जी,
तो अब हम देखते हैं इस लिफ्ट में हमारे कितने बंदे आ सकते हैं। लिफ्ट में हम देखेंगे हमारे कितने बंदे आ सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे ग्रेविटी की बात हो रही है तो हम इसको बोल सकते हैं मास इनटू जी। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब मैक्सिमम जो मास ये लिफ्ट बेयर कर सकती है, यहां से मैं 10 को काट देता हूं एक जीरो के साथ, तो जो मैक्सिमम मास ये लिफ्ट बेयर कर सकती है दैट इज 2 × 10⁵ kg। क्या ये सही है कशिश ये बात? यस। मैक्सिमम मास इज 2 × 10⁵ kg। अब इसमें तुम्हारा लिफ्ट का मास आ जाएगा। लिफ्ट कितनी है तुम्हारी? 100 किलो की। फिर उसके बाद हर बंदे का मास आ जाएगा। हर बंदे का मास कितना है? 10 × नंबर ऑफ पर्सन्स इज n। तो इस इक्वेशन के साथ जो मेरा n निकल के आएगा, यहां पे थोड़ा अनरियलिस्टिक सा नंबर आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा कि 2000 लोग आ सकते हैं लिफ्ट में, यहां पे ऐसा कुछ नंबर आ जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूला के साथ जो मेरा n निकल के आएगा, तुम्हारी लिफ्ट में वो वाला पोस्टर लग जाता है कि भाई इस लिफ्ट में ज्यादा से ज्यादा इतने लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें ये फील हो गया होगा कि ये जो यंग्स मॉडुलस है और ये बल्क मॉडुलस है, ये वाली चीजें हम कहां पे यूज करते हैं। ठीक है जी। यस कशिश, तो नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। वैसे तो ये एक्चुअली चैप्टर के सब पार्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं मैटर की। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में मैं इलास्टिसिटी पढ़ रहा हूं। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने अगर किसी चीज को हीट कर दिया, जैसे ये मार्कर है, तो इसके अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो अभी ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, मान लो ये 40 डिग्री सेल्सियस पे है अभी। ओके, मैंने इसको हीट करके 50 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया। ठीक है, क्यों? तो अब क्या हुआ, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, ये जो मार्कर है, मार्कर के अंदर ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स ऐसे जोर जोर से भागने लग जाएंगे अंदर, अपने अंदर ही, मतलब इसके अंदर ही भागने लग जाएंगे, और उसकी वजह से इसकी अंदर की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हम बोलेंगे कि हमने इस मार्कर को एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। कैसे एनर्जी प्रोवाइड किया? उसको हीट करके। ठीक है, तो ये हमारा अगला चैप्टर है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लेकिन उससे पहले हम ये बस लास्ट चीज कर लें जो हमारी इस टॉपिक में बची हुई है। And the last thing that we have to discuss is called stress strain curve. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन को अगर तुम्हें ग्राफ में बनाना है तो वो कैसा बन के आएगा। तुम्हें ये पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तुम्हें ये भी पता है स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब तुम्हें इनका ग्राफ बनाना है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ कैसा बनेगा। तो मैं एक काम करता हूं, जो मेरा स्ट्रेस है उसको मैं ले लेता हूं वाई एक्सिस पे, जो मेरा स्ट्रेन है उसको मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को लेंगे, जैसे ये मार्कर ले लिया मैंने, या फिर ये मैंने स्केल ले लिया। ठीक है, अब ना हम इस पे पूरा स्ट्रेस लगाएंगे जितना स्ट्रेस हम लगा सकते हैं। पहले मैं इसको हाथ से खींचूंगा, फिर देखता हूं कहां तक ये खींचा जा सकता है, पूरा का पूरा जोर लगा दूंगा। जब हाथ से ऐसे पूरा मेरा जोर खत्म हो गया, फिर मैं एक प्लास ले आऊंगा, ठीक है, उसके साथ ऐसे खींच दूंगा। फिर उसके बाद जो तुम्हारी मशीनें होती है मैकेनिकल की लैब में, उन मशीनों के साथ, मतलब जितना मैं इस पे फोर्स लगा सकता हूं उतनी हम पूरी की पूरी स्केल पे फोर्स लगाएंगे और देखेंगे कि ये कितना इलॉन्गेट होता है, इसमें कितना स्ट्रेन आता है। फिर हम प्लॉट करेंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एक कर्व कि इन दोनों का ग्राफ कैसे बन के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम कॉपी पेन निकाल लो अगर अभी तक नहीं निकाला तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है। अभी तक मैंने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि जो मेरा स्ट्रेस होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड इज इक्वल टू, यहां पे मैं यंग्स मॉडुलस लगा सकता हूं और स्ट्रेन लिख सकता हूं ऐसे। अभी तक तो मैंने ये पढ़ा है कि जो मेरा स्ट्रेस होता है
दैट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कि दोनों में जो रिलेशनशिप बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन का बनता है, बिकॉज स्ट्रेस इज लीनियरली प्रोपोर्शनल, दोनों के बीच में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, जैसे मैं अभी उस पर एक फोर्स लगा रहा हूं तो इसमें कुछ इलोंगेशन होगी, थोड़ी सी मैंने ज्यादा फोर्स लगाई तो थोड़ी सी ज्यादा इलोंगेशन होगी, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप कुछ देर तक चलेगा, तो इसकी जो कर्व बन के आती है, बन के आएगी एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें दिख रहा है ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप को हम क्या नाम दे देते हैं, कभी कभी हुक्स लॉ, वी कॉल इट हुक्स लॉ, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसको हम बोल देते हैं हुक्स लॉ। और उसकी जो लाइन बन के आती है वो कुछ ऐसी लाइन बन के आती है, ऐसे। मान लो हम यहां से ओरिजिन से स्टार्ट हुए, ये ए पॉइंट तक यहां पे हम ऐसे आ गए। ठीक है, इसको ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे मत बना देना, ये थोड़ा सा ना ऐसे स्ट्रेस की तरफ ऐसे झुकी होती है ये लाइन। ठीक है, मैं जितनी ज्यादा फोर्स लगाता जाऊंगा, अब तुम यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं फोर्स बढ़ाता गया, अगर मैंने इतनी फोर्स लगाई तो इतना स्ट्रेस आ रहा है, अगर मैंने इतनी फोर्स लगाई तो इतना स्ट्रेस आ रहा है, अगर मैंने इतनी फोर्स लगाई तो इतना स्ट्रेस आ रहा है। जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, और जैसे मैं ये फोर्स को हटा दूंगा ये ऑब्जेक्ट अपना वापस आ जाएगा ओ पे, मतलब उसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं आएगा, क्योंकि ये इलास्टिक है ना, हमने अभी बात की थी इलास्टिसिटी की, तो ये बिल्कुल वापस आ जाएगा स्केल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, जैसे ही हमने स्ट्रेस को हटा दिया। ठीक है कशिश, समझ आ रहा है? यस सर। चलो जी, अब इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद पता क्या होगा कि अगर मैं इसको ऐसे खींचता गया, तो ये वाला लॉ ये फॉलो कर रहा है, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट पे आने के बाद तुम अगर थोड़ा सा स्ट्रेस लगाते हो ना, तो इसमें इलोंगेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेस को तुम उतना नहीं बढ़ा रहे हो, लेकिन स्ट्रेन तुम्हारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कि मतलब तुम ज्यादा फोर्स लगा भी नहीं रहे हो, लेकिन अब इसके मॉलिक्यूल्स ऐसी पोजीशन में आ चुके हैं कि ये बहुत ज्यादा इलोंगेट हो जाएगा, बहुत ही कम स्ट्रेस लगाने पे भी। तो बेसिकली यहां के बाद जो तुम्हारी कर्व बनती है वो थोड़े से टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए ऐसे बन जाती है। तुम यहां पे देखो क्या हुआ, फोर्स तुमने ज्यादा नहीं बढ़ाई, फोर्स तुमने बहुत कम बढ़ाई है, लेकिन स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया। नीचे स्ट्रेन देखो, स्ट्रेन इतना स्ट्रेन बढ़ गया, जितना शुरू में स्ट्रेन बढ़ा था उतना ही स्ट्रेन बढ़ गया, लेकिन फोर्स तुमने ज्यादा बढ़ाई नहीं, है ना? ठीक है, तो एक पॉइंट के बाद एक टाइम आता है जब ये लीनियरिटी वाला ये जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो लॉ है इसको फॉलो करना बंद कर देता है, और वो थोड़े से स्ट्रेस लगाने पे ही बहुत ज्यादा स्ट्रेन ले लेता है। ओके, लेकिन अब भी ये अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को लूज नहीं करेगा। तुमने यहां पे जब उसको लेके चले गए, यहां पे भी जब अगर तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी, तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल वापस आ जाएगा अपनी मीन पोजीशन पे, पूरा का पूरा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। मतलब ये जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है उसको छोड़ेगा नहीं। ओके काशिश, समझ में आ रहा है? यस। और ये जो पॉइंट होता है ए, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि यहां तक वो लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी का जो लॉ है, हुक्स लॉ, उसको फॉलो कर रहा है ए पॉइंट तक, लेकिन ए से लेके बी तक वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी वो इलास्टिसिटी को फॉलो कर रहा है, और बी के बाद वो अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को भी छोड़ देगा। तो हम यहां पे इस बी पॉइंट को बोलते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी।
बी पॉइंट तक वो अपनी इलास्टिसिटी को प्रॉपर्टी को मेंटेन रखता है। बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसको तुम बीच में कहीं पे भी छोड़ दोगे वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। और यहां ए तक वो लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता रहेगा, लेकिन ए के बाद लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद तुम सोचो, मान लो तुमने और जोर लगा दिया, तुम बहुत ही हैवी हैवी मशीनें ले आए और मशीनों के साथ तुमने इसको ऐसे खींचना स्टार्ट कर दिया। तुम खींचते ही गए तो तुम देखोगे कि ये ऐसे मेल्ट हो जाता है, ये बिल्कुल ऐसे पानी की तरह बन जाएगा। ये स्केल वो है ना, वो जब निकल आता है जैसे पानी की तरह, जो है सेमी फ्लूइड सा होता है, वो फैलता ही रहता है ना। तो ये स्केल बिल्कुल वैसा बन जाएगा। बी के बाद तुमने अगर इसको और खींच दिया तो ये स्केल बिल्कुल वैसा बन जाएगा कि इसमें से बिल्कुल ऐसे पानी की तरह मटेरियल निकल आएगा, और उसके बाद इसका स्ट्रेन बढ़ता ही रहेगा। तुमने अगर स्ट्रेस बढ़ाया तो इसका स्ट्रेन बढ़ता ही रहेगा। स्ट्रेस तुम बढ़ाते गए और उसका स्ट्रेन भी बढ़ता गया। ठीक है, वो बिल्कुल लिक्विड बन चुका है। और उसके बाद एक पॉइंट आता है, यहां पे ऐसा पॉइंट आता है, इसको मैं डी बोल देता हूं। ऐसा पॉइंट आता है डी। इसके बाद अगर तुम स्ट्रेस कम भी कर दोगे ना, अब तुम सोचो इसमें से लिक्विड निकल गया एक बारी, तो वो लिक्विड तो फैलता ही जाता है, तो वो ये इसकी लेंथ इंक्रीज ही होती जाएगी, स्ट्रेन इसका बढ़ता ही जाएगा। इसके बाद अगर तुम फोर्स को कम भी कर दोगे ना, मैं फोर्स को कम कर रहा हूं, नीचे आ रहा हूं, फिर भी इसका स्ट्रेन बढ़ता रहेगा। तुम देखो यहां पे मैं फोर्स कम कर रहा हूं, मैं नीचे आ रहा हूं, फोर्स को मैंने कम कर दिया, स्ट्रेस को कम कर दिया, फिर भी उसका स्ट्रेन आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब वो लिक्विड वाली पोजीशन में पहुंच चुका है। ठीक है, और फिर एक पॉइंट आता है ई, जहां पे आके ये ऐसे लिक्विड ऐसे फैलता रहता है। इस पॉइंट पे आके, ई पे आके, वो लिक्विड ओरिजिनल उससे टूट जाता है, मतलब थोड़ा सा लिक्विड अलग हो गया, टूट गया। फिर यहां के बाद हम ग्राफ बनाना छोड़ देते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। इसको हम बोलते हैं ई को, कि भाई ये आ गया उसका ब्रेकिंग पॉइंट। तुमने उसको इतना खींच दिया मटेरियल को कि तुमने उसको खींच खींच के तोड़ दिया, तो ये जो तुम्हारा ई आ गया, ये बन गई तुम्हारी ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है कशिश, समझ में आ रहा है अभी तक? यस सर। तो एक दो चीजें मैं तुमको और बता दूं इसमें। जैसे बी तक क्या हो रहा था, बी तक क्या हो रहा था कि मैं जितना भी उसको इलोंगेट कर रहा था मार्कर को, मैं उसको छोड़ देता था, वो वैसे अपना वापस आ जाता था अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। लेकिन बी के बाद क्या हो रहा है, यहां पे बी के बाद क्या हो रहा है, वो बिल्कुल उसमें से कुछ मटेरियल निकला है, वो पानी जैसा हो गया। बी के बाद क्या हो रहा है, अगर मैं अपनी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा भी दूं, तुम सोच के देखो इस मार्कर में से अगर पानी निकल आए, तो उसके बाद में अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा भी दूं, ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पाएगा। है ना, फील कर पा रहे हो ना? तो मतलब हमने इसको खींच खींच के इसमें एक परमानेंट स्ट्रेन क्रिएट कर दिया। इसको हमने इतना खींच दिया, इतनी इस पे फोर्स लगा दिया कि हमने इस पे एक परमानेंट स्ट्रेन क्रिएट कर दिया इसको खींच खींच के। तो मतलब बी के बाद अगर मैंने यहां पे कहीं पे, मान लो कोई यहां पे पॉइंट है सी, बीच में कोई पॉइंट है सी, वहां पे मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी, मैंने एकदम से जीरो कर दी, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, वो थोड़ा सा यहां पे आएगा। ये जो चीज है ये हमने क्रिएट कर दिया परमानेंट स्ट्रेन। यहां पे हमने स्ट्रेन क्रिएट कर दिया, वो इसलिए क्रिएट हो गया क्योंकि हमने इसको बहुत ज्यादा खींच दिया। अब ये वाला स्ट्रेन उसमें पक्का हो गया, परमानेंट हो गया। और ये जो बी से डी तक का रीजन होता है, बी से डी तक का जो रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। ओ से लेके बी तक का जो रीजन था उसको मैं क्या बोल रहा था, इलास्टिक रीजन, क्योंकि इलास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी होती है, वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाने की। लेकिन अब बी के बाद डी तक वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे तो आ नहीं पा रहा है ना, हमने परमानेंट स्ट्रेन क्रिएट कर दिया। तो ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट ऑफ इलास्टिक रीजन। दिस टाइप ऑफ रीजन इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन। This type of region is called
प्लास्टिक रीजन, बी से लेके डी तक का रीजन, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। और फिर डी के बाद तो कहानी ही बदल जाती है। डी के बाद तो तुम फोर्स कम भी करते हो, फिर वो फिर भी एक्सटेंड होता जाता है, और ई पे तो जाके बिल्कुल वो टूट ही जाता है। ठीक है कशिश, समझ आएगा थोड़ा थोड़ा? फिर मैं तुम्हें बताता हूं इसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें फोटो दिखा देता हूं कि इसका ये होता कैसा है। एनसीईआरटी की बुक में से तुम्हें तुम्हारी ये वाली इमेज दे रखी है उन्होंने इसकी, ये तुम्हारे वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है। पहले वो लीनियरिटी ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो करता है, ओ से लेके ए तक, फिर ए से लेके बी तक। इन्होंने थोड़ा सा गलत बनाया है यहाँ पे, ए से लेके बी तक वो स्ट्रेस कम लगाने पे भी स्ट्रेन ज्यादा लग जाता है। फिर एक पॉइंट आता है बी पे जहां पे उसकी होती है इलास्टिक लिमिट, कि उसके बाद वो अपनी इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टी को छोड़ देता है। फिर बी से लेके एफ तक, बी से लेके एफ तक उसका जो रीजन है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। यहाँ पे वो अपना प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। इस प्लास्टिक बिहेवियर में तुम उसको बीच में कहीं पे छोड़ भी दोगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। ये नीचे हमने परमानेंट स्ट्रेन क्रिएट कर दिया ओडी नाम का, ठीक है। फिर उसके बाद एफ के बाद क्या होता है, अगर तुम फोर्स लगानी कम भी कर दोगे तो भी उसका स्ट्रेन बढ़ता रहता है और वो टूट जाता है। ठीक है जी, ठीक है कशिश। उसके बाद वो आगे जाके टूट जाता है। एंड दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। वाज दिस ऑल ओके कशिश? यस। ठीक है, मेरे को बताओगे अगर तुम्हें समझ में आ गया? क्योंकि सारी चीजें तो याद रहेंगी नहीं, ठीक है। तो जितना जितना तुम्हें समझ में आया एक बार बताओगे क्या क्या लिखा है इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। मैं तुम्हें फोटो दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें हेल्प मिल जाए। गिव मी अ सेकंड। ओके, दिस इज द पिक्चर। एक बार बताओगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती क्या है, कैसे कैसे बनती है, कौन से पॉइंट होते हैं इसमें? सर जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं वो इलोंगेट होनी शुरू हो जाती है और ए पॉइंट तक जाती है सर, एंड ए पॉइंट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके सर उसके बाद अगर हम और फोर्स लगाते हैं वो बी पॉइंट तक जाती है सर। उसके बाद वो बी पॉइंट आता है, वो लिमिट होती है इलास्टिसिटी की। उसके बाद इलास्टिक नहीं रहता वो ऑब्जेक्ट। ओके सर अगर उसके बाद और स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो पॉइंट डी। सर उसके बाद वो वाला रीजन प्लास्टिक रीजन होता है। ठीक है जी। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल ही ऐसे फ्लूइड लाइक सब्सटेंस निकलने लग जाता है और स्ट्रेस के बाद और देन एक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। यस यस यस। उसके फिर बाद से वो आता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाता उसके बाद। यस यस, ओरिजिनल पोजीशन पे तो वो बी के बाद ही नहीं आ पाता। बी के बाद तुमने कहीं पे भी छोड़ दिया वहां से वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि वहां से प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाता है। प्लास्टिक का मतलब क्या है? प्लास्टिक इज द ऑपोजिट ऑफ इलास्टिक। इलास्टिक क्या था कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पे ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। प्लास्टिक क्या है कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगा। यस। फिर उसके बाद एफ के बाद क्या हो रहा है, जो तुम्हें फोटो में एफ दिख रहा है, एफ के बाद क्या हो रहा है कि मैं अपनी स्ट्रेस को कम कर रहा हूं, फोर्स को मैं थोड़ा कम कर रहा हूं, फिर भी स्ट्रेन उसका बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी फैल चुका है ना। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है जब वो फैलते फैलते टूट जाता है। ठीक है, जैसे दिल टूट जाते हैं ना लोगों के, वैसे टूट जाते हैं वो। ओके आशीष, सही है? अब हेलो, ठीक है ना? यस। चलो आशीष, नाउ नेक्स्ट थिंग इज ये काम कहां पे आएगा? ठीक है, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो हमेशा दो क्वेश्चंस पूछा करो मुझसे, या तो कि मेरे को ये जिंदगी में काम कहां पे आएगा। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया mv²/r बाहर की तरफ लगता है, तो तुम मेरे को पूछो कि सर ये जिंदगी में काम कहां पे आएगा, कि मैं कहां पे इसको लाइफ में यूज करूंगी। तो वो लाइफ में तुम यूज करोगे जब तुम बनोगे सिविल इंजीनियर, फिर तुम्हें बनाने हैं बड़े बड़े ब्रिज।
ठीक है। तो वहां पे तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे mv/r मेरा इतना लगेगा, फिर अंदर की तरफ फोर्स इतनी लगेगी, उसके हिसाब से मेरे को इस ब्रिज का रेडियस डिजाइन करना पड़ेगा। इंजीनियर्स का बेसिकली यही काम होता है, इंजीनियर का यही काम होता है। और अभी जो हमने यंग्स मॉडल्स पढ़ा, इसमें तुम्हारे इंजीनियर्स आएंगे जब जो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाओगे तुम लोग, ठीक है, या फिर तुम सिविल इंजीनियर बन जाओगे, तुम कंस्ट्रक्शन कर रहे हो किसी बिल्डिंग की, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तुम लिफ्ट बना रहे हो वहां पे, और लिफ्ट बनाते टाइम तुम देखोगे यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, एक लिफ्ट में ज्यादा से ज्यादा 20-25 कितने लोग आएंगे, उसके हिसाब से तुम देखोगे कि कौन सी वाली तार लगाऊं मैं, यहाँ पे स्टील की तार लगाऊं और कितनी मोटी तार लगाऊं, क्योंकि उसके एरिया के हिसाब से उसकी जो लोड लेने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में इस तरीके से काम आएंगी। अब ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें पड़ी है, अब ये जिंदगी में काम कहां पे आएगी, तो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट चीज। जस्ट मैं अभी खत्म कर रहा हूं, 2 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं 5 मिनट और ले रहा हूं तुम्हारे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम तुम्हारी क्लास तो नहीं आना कशिश और कोई? नो सर। ओके ओके, आई जस्ट टेक 5 मिनट्स। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व काम कहां पे आएगी, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तुम्हारी दोबारा बना देता हूं, और ये हर मटेरियल की अलग अलग बनती है। हर मटेरियल की स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बिल्कुल अलग अलग बनती है। जो नॉर्मल, जो जनरल है थोड़ा सा, वो ऐसे बनते हैं, 0 से लेके ए तक वो ऐसे जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे हो जाता है वो बी तक, उसके बाद थोड़ा ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर यहां पे आके टूट जाता है ई पे आके। लेकिन ये हर मटेरियल की अलग अलग बन सकती है, किसी मटेरियल की बिल्कुल ही अलग बन जाएगी, किसी मटेरियल की तो इसके जैसी दिखेगी भी नहीं बिल्कुल। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये जो बी से लेके डी वाला एरिया, बी से लेके डी वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। अब प्लास्टिक रीजन की थोड़ी सी सिग्निफिकेंस देखते हैं। प्लास्टिक रीजन में क्या हो रहा है, तुम्हारा स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसका प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा है, प्लास्टिक, अब हर मटेरियल का अलग अलग होगा, किसी मटेरियल का OA बहुत छोटा होगा, किसी मटेरियल का AD बहुत छोटा होगा, किसी मटेरियल का DB, कुछ हर मटेरियल का अलग अलग होगा। अब हम उन मटेरियल को देखते हैं जिनका ये जो BD है, BD एज इन प्लास्टिक रीजन, जिनका प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा है। इसका मतलब ऐसे मटेरियल्स को खींचना बहुत आसान है, मतलब खींच के लंबा कर देना बहुत आसान है ना। प्लास्टिक रीजन में वही तो चीज हो रही है ना, कि वो खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ नहीं रहे हैं। तो जिन मटेरियल्स का प्लास्टिक रीजन बहुत लंबा है, वो मटेरियल्स को खींच के इलोंगेट करके उनको कोई और शेप में ढालना बहुत आसान है, और ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं, these types of materials are called ductile materials, or in other words I can also say tensile materials। ठीक है जी, टेंसाइल मटेरियल। तो अब मान लो तुम्हारे सामने इंजीनियरिंग में तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आ गया कि तुम्हें तार बनानी है, ठीक है, और तुम्हें तार बहुत लंबी बनानी है। तुम्हारे पास 5-6 मटेरियल्स दे रखे हैं, एक तुम्हें ग्लास दे रखा है, एक स्टील दे रखा है, कॉपर दे रखा है, एक ब्रांस दे रखा है, अलग चीजें दे रखी है, 1-1 मीटर का तुम्हें मटेरियल दे रखा है। फिर तुम्हें बोला गया कि इस 1 मीटर से, लेकिन हमें जो तार चाहिए, जो कनेक्टिंग वायर चाहिए, वो हमें चाहिए 10 मीटर की। तो तुम्हारा वहां पे अब क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई 1 ही मीटर की तार है, इसी को मेरे को खींच खाच के 10 मीटर का करना है, ताकि ये बीच में टूटे भी ना, है ना, क्योंकि अगर मैं तार को खींचने लग जाऊंगा तो वो टूट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी वायर है, ठीक है, ये मेरे पास वायर है, ये मेरे हेडफोन की वायर है। मैं अगर सोचूं कि भाई मेरे को ये थोड़ी लंबी चाहिए क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा दूर पड़ रहा है, तो मेरे को पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, इसको खींच के मैं लंबा कर देता हूँ, पर वो हो नहीं पाएगी ना चीज, क्योंकि वो तार टूट जाएगी। थोड़ी सी लंबी होगी, ये वाली चीज भी है ना, जो ये वाली चीज भी है, इसको मैं खींचना स्टार्ट करूं, थोड़ा सा लंबा होगी ये, फिर वो टूट जाएगी। तो अब अगर मेरे को 5-6 मटेरियल दे रखे हैं, मेरे सामने 1 मीटर की तार है, मेरे को 10 मीटर की तार चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबके ग्राफ निकालूंगा, सबके मैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ निकालूंगा, और मैं देखूंगा BD, किसका BD सबसे ज्यादा है। जिसका BD सबसे लंबा होगा, मेरे को पता चल जाएगा कि भाई ये मटेरियल सबसे ज्यादा प्लास्टिक है, मतलब इसको खींचना बहुत ज्यादा आसान पड़ेगा, सब में से बेटर यही रहेगा।
तो डक्टाइल और टेंसाइल मटेरियल्स वो होते हैं जिनका प्लास्टिक रीजन होता है बहुत ज्यादा बड़ा, प्लास्टिक रीजन इज वेरी बिग, और इनको खींचना होता है आसान। ठीक है, ये तो हो गया मटेरियल नंबर 1। मैं तुम्हें 2 मटेरियल्स के बारे में बताता हूं। फिर अब मैं इसी का एक उल्टा होता है, इसी का, यस वेरी गुड, रिजिड। इसी का एक उल्टा मटेरियल होता है जिसका ये जो बीडी रीजन है वो बहुत छोटा होता है। कि बी तक तो सही है, इलास्टिसिटी शो कर ही रहा था, बी के बाद वो यहां गया और यहीं पे आगे कटा। बेसिकली हुआ क्या, तुमने थोड़ी देर तो उसको खुद खींचा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उसने फॉलो किया, उसके बाद जैसे ही उसका प्लास्टिक रीजन खत्म हुआ वो यहां पे आके टूट गया। और ऐसे मटेरियल जो कड़क करके टूट जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल्स, है ना। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा ना ब्रिटल। जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे अलग से एक फॉर्म लगता है, अगर तुम्हारे पास कोई ग्लासेस वगैरह है या फिर कोई ब्रिटल मटेरियल, उस फॉर्म को बोलते हो तुम ब्रिटल मटेरियल फॉर्म, है ना। तो उसमें तुम लिखते हो कि भाई मेरा ये जो मेरा सामान जा रहा है इसमें मेरा गिटार है या फिर मेरे ग्लासेस हैं या फिर ये सारी चीजें हैं, तो इसको तुम थोड़ा सा ध्यान से लेके जाना। ठीक है, तुम चाहते नहीं हो कि, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है एयरपोर्ट में तुम्हारा सामान उठा के फेंक दिया जाता है ना, क्योंकि बहुत सारे लगेज होते हैं उनके पास। लेकिन अगर तुम वहां पे लिख दो कि हैंडल विद केयर बिकॉज देयर इज ब्रिटल मटेरियल इनसाइड, तो वो कोशिश करेंगे कि उस पर फोर्स कम लगे, क्योंकि अगर तुमने फोर्स ज्यादा लगा दी तो तुम्हारा स्ट्रेस ज्यादा लग जाएगा। स्ट्रेस अगर तुमने ज्यादा लगा दिया, मटेरियल तुम्हारा ब्रिटल है, तो उसका ई बहुत जल्दी आ जाएगा और वो टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए तुम्हें बाहर पर्चा लगाना पड़ता है हैंडल विद केयर वाला। ठीक है, हैंडल विद केयर क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उसका प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा है। यस, तो ये 2 मटेरियल्स है मेरे पास, डक्टाइल मटेरियल होता है और एक ब्रिटल मटेरियल होता है। डक्टाइल वो होता है जिसका प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा होता है, ब्रिटल मटेरियल वो होता है जिसका प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होता है। ठीक है कशिश, सही है? यस सर।